तो हम बात करने वाले हैं बायजूस एग्जाम प्रेप के जो प्रीलिम्स 2024 की जो टेस्ट सीरीज थी उसकी बात करेंगे। वो तो कर ही रहे थे, बट अभी बात करने वाले हैं सेक्शनल टेस्ट इकोनॉमी का, जो कि सेकंड नंबर का सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट 1 को भी कवर करेंगे, है ना। तो भी सेक्शनल टेस्ट 2 को कवर करते हैं, जहाँ पे हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यार। फर्स्ट स्टेटमेंट है हायर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन रूपी, है ना, costlier foreign travel. How many of the above could be the possible outcome of the रेट कट्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व ऑन इंडिया? ठीक है, सपोज करो इसको उल्टा मानता हूँ। पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कैपिटल फ्लाइट। कैपिटल फ्लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है भाई? जब हमारे पास सपोज करो यूएसए ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे थे, अपना पैसा लेके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे सपोज करो कोई 100 रुपये रख रहा है, तो यहाँ के लोग 6% ब्याज दे रहे हैं, लेकिन यूएसए ने बोला अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वहाँ के 8% ब्याज नहीं लगा, तो यहाँ के लोग उठा के यहाँ का पैसा यूएसए में लगाना चालू कर दिए। बट यहाँ पे जो सिनेरियो है वो उल्टा है। यहाँ पे क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने फेडरल रिजर्व के जो रेट्स थे उसको कम कर दिए भाई। यहाँ पे सपोज करो वहाँ पे पहले 8 मिला था, उसको 6 कर दिया, है ना। तो अब क्या करेंगे लोग, इंडिया में लगा ज़्यादा, इंडिया का जो रेट है वो ज़्यादा लगेगा, तो यूएसए से क्या करेंगे लोग, अब इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, ये सिनेरियो समझ आ गया। उसके बाद अब देखते हैं क्या होगा। हायर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। अब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। अब जब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो डॉलर्स का फ्लो होगा। जब डॉलर्स का फ्लो होगा तो इंडियन रुपी का बाई होगा, डिमांड होगा। जब डिमांड होगा तो इंडियन रुपी स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो सेकंड सही है। अब फॉरेन ट्रैवल सस्ते हो जाएंगे कि महंगे हो जाएंगे? आप सिंपल सी बात समझो यार, जब इंडियन रुपी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, इंडियन रुपी का डिमांड बढ़ेगा, तो आप समझना जो फॉरेन ट्रैवल है वो सस्ता हो जाएगा। सो नॉट कॉस्टलियर, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया? पॉसिबल आउटकम्स, तो बी हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द टर्म सिंजियोनेरेज। ये जो टर्म है सिंजिनरेज, ये क्या होता है भाई? ये सिंजिनरेज का जो टर्म है ना, ये जो डिफरेंस बताता है, डिफरेंस किसके बीच में? इट टेल्स अस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ प्रिंटेड करेंसी एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सपोज करो 1000 रुपये का नोट है, 1000 रुपये तो बंद हो गया, 2000 रुपये के नोट की बात करते हैं। 2000 रुपये का जो नोट है उसके जो फेस वैल्यू 2000 रुपये है, बट उसको प्रिंट करने में 20 रुपये का खर्चा आया। सो उसी को डिफरेंस को क्या बोला हमने? सिंजिनरेज बोला। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? द लोन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ऑफ बजट बोरोइंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट। बिल्कुल सही बात है। जो ऑफ बजट बोरोइंग के थ्रू लोन्स लिए जाते हैं ना, वो फिजिकल डेफिसिट का पार्ट नहीं होते। एंड सेकंड स्टेटमेंट है द लायबिलिटीज ऑफ बजट बोरोइंग रेस्ट विद द पब्लिक एंटरप्राइज एक्वायरिंग द लोन रादर देन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत है भाई, बिकॉज इसके जो लायबिलिटी है एट द लास्ट है ना, हमारे पास ऑफ बजट बोरोइंग जो होता है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय करती है, बट लास्टली पैसा किसको देना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सो इट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। वो लास्टली किसके हाथ में है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। करेक्ट हमसे पूछा गया है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन स्टिमुलेट। अच्छा, इसमें क्या क्या कवर हुआ है, टॉपिक क्या क्या कवर किए हैं सेक्शनल टेस्ट में, उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक कवर किए हमेशा ऐसे ही होता है भाई, आखिरी में नहीं लिखता, शुरुआत में लिखता हूँ, बीच में लिखता। तो पहला जो कॉपी यहाँ टॉपिक जो कवर हुआ है वो है इन्फ्लेशन। दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तीसरा टैक्सेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्वेश्चंस है यार। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं। एग्रीकल्चर के बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं। तो इन टॉपिक से हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस कवर किए हैं यहाँ पे। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द एसएलआर। समझना भाई, एसएलआर क्या होता है? जो पैसा बैंकों को जो पैसा रखना पड़ता है किसके पास? आरबीआई के पास, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीआरआर, ठीक है। और बैंक को जो पैसा खुद के पास रखना है उसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर मतलब स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एस से एसएलआर, एस से सेल्फ के पास जो पैसा रखना पड़ता है उसको एसएलआर बोलते हैं। सपोज करो एसएलआर जो है बैंक के पास खुद के पास रखना पड़ता है, उसको लेंडिंग में नहीं दे सकते। सो सपोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसएलआर को बढ़ा दिया, तो जो पैसा बैंक पब्लिक को दे सकती थी इन द फॉर्म ऑफ लोन, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
सो ये स्टिमुलेट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है भाई, लोगों के पास पैसा होना चाहिए खर्चा करने के लिए, बट एसएलआर आपने बढ़ा दिया तो क्या बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, नहीं होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर कैश रिजर्व रेशियो डिपॉजिट विद आरबीआई, नो, ये जो सीआरआर है उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट देखने को नहीं मिलता। द इंटरेस्ट रेट अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आर जनरली हायर देन रेपो रेट, बिल्कुल सही बात है। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना, उसमें हमारे पास जो रेट होता है वो रेपो रेट प्लस सम रेट होता है। रेपो रेट प्लस, अभी तो रेट जो है 0.25 है, प्लस 0.25, तो ये उससे ऊपर होता है यार, ठीक है। दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज का मतलब क्या होता है भाई? कार्बन लीकेज का मतलब ऐसा है कि कुछ कंपनीज हैं जो कि शिफ्ट कर जा रही हैं देयर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, जहाँ पे वो प्रोडक्ट कर रही हैं चीज़ों को, उसको शिफ्ट कर दे रहे हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पे स्ट्रिंजेंट है ना इन्वायरमेंटल लॉज नहीं है उतने ज़्यादा, है ना। सो इफेक्टिवली एक्सपोर्टिंग देयर इमिशन, कुछ स्टेट्स में, कुछ देश में है, लेकिन वहाँ पे कुछ नियम ऐसे हैं जिनसे वो प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर पा रही है, उनसे मतलब जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस ऐसे हैं कि वो साला ठीक से काम नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो इस प्रकार की कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे इतना स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंट रेगुलेशन नहीं है, तो वो आसानी से काम कर जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बन लीकेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी consider the following statement, the household net financial saving in India has sharply increased between 2020, 21 and 22, 23। याद रखना भाई, इकोनॉमी के अंदर ऐसा भी जब भी टर्म आया ना, शार्पली इंक्रीज, एब्रप्टली इंक्रीज, है ना, तो ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं एक प्रकार से, इकोनॉमी में कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है, अगर अचानक से होती हुई तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि एब्रप्टली या फिर शार्पली इंक्रीज हुआ है भाई, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट होने से आंसर सीधा होता है डी। फर्स्ट इनकरेक्ट हुआ, कुछ सोचना नहीं, सीधा आंसर लगा देना है डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या? कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ दिस फंक्शन कैन बी परफॉर्म बाय बोथ कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसीज, है ना। कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसीज दोनों कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो एनबीएफसीज जो है वो क्या चेक इश्यू कर सकते हैं ना, डिमांड डिपॉजिट, याद रखना। एनबीएफसीज जो है दे कैन ओनली टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, नॉट डिमांड डिपॉजिट। गिविंग लोन्स यस, बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक यस, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 8 है, विथ रेफरेंस टू पीयर टू पीयर लेंडिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर बिटवीन पार्टिसिपेंट्स ऑन पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म विल बी अ मैकेनिज्म थ्रू एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है यार। पीयर टू पीयर लेंडिंग इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इंटरेस्ट अमाउंट अर्न फ्रॉम पीयर टू पीयर लेंडिंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, ना भाई, इसमें भी हमारे पास टैक्सेशन होता है, जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्सेशन होती है भगवान, मतलब जो आरबीआई है कोई भी चीज़ पैसा लेने का नहीं छोड़ सकती। द मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ द लोन अंडर पीयर टू पीयर लेंडिंग इज 36 मंथ, ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 and 4, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द मेजर्स टेकन अबव कैन इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर इन इंडियन इकोनॉमी। जो मनी मल्टीप्लायर है, मतलब एक तरह से मनी सप्लाई को आप 10 रुपये डाल रहे हो, उसका 20 रुपये आए, 23 रुपये आए, 24 रुपये आए, वो मनी मल्टीप्लायर होता है, उसको कौन इंक्रीज करेगा। अगर एसएलआर बढ़ा दिया तो जो बैंकों को खुद के पास जो पैसा रखना पड़ेगा, ये बैंक हो गए भाई, है ना, ये बैंक हो गए, बैंकों को जो खुद के पास पैसा रखना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? एसएलआर बोलते हैं। अगर एसएलआर को बढ़ा दिया तो बैंक को खुद के पास पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा भाई, नॉट इंक्रीज, हमसे इंक्रीज पूछा गया है। एंड इंक्रीज इन द सेविंग रेट ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक, अगर सेविंग रेट बढ़ा दिए तो लोग ज़्यादा आके जमा करेंगे, जब जो लोग ज़्यादा आके जमा करेंगे तो वो लोन की फॉर्म में ज़्यादा पैसा देगा यार, सो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो जो रिवर्स रेपो का मतलब क्या है, जो बैंक अपना पैसा को किसको दे रहे हैं? आरबीआई को दे रहे हैं। बैंक अपना पैसा किसको दे रहे हैं? आरबीआई को दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो बैंकों को पैसा आरबीआई को देने से इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो इसको लैंडिंग नहीं दे पाएंगे, लोन की फॉर्म में लोगों को नहीं देंगे, वो आरबीआई के पास पैसे दे देंगे, तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्लांट कोनोकार्पस हैज फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द न्यूज़ फॉर, ठीक है, तो कोनोकार्पस न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज एक ऑर्नामेंटल प्लांट है
एंड एस्थेटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, गुजरात में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। एंड बट इन्वेजिव स्पीसीज है भाई, आप दूसरे देश से लाए हो इसको, एंड यहाँ पे इसका नेचुरल प्रेडेटर एब्सेंट है, तो इट हैज़ अ कंसर्न अबाउट इट्स रैपिड स्प्रेड एज एन इन्वेजिव स्पीसीज है ना। इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, बट मेंशन था न्यूज में बिकॉज इट स्प्रेड रैपिडली एज एन इन्वेजिव स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ब्रॉड मनी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो भाई, ब्रॉड मनी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? ब्रॉड मनी मतलब M3 की बात की जा रही है, और M3 में सेविंग्स डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक नहीं आते, करेंसी विद द पब्लिक आता है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक आता है, अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, बट सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक नहीं आता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फिस्कल मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। याद रखना, हमसे पूछा गया फिस्कल मेजर, नॉट मॉनेटरी मेजर। इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक, बिल्कुल सही बात है, अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज बैंकों को जो पैसा है रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, वो बढ़ जाएगा, तो बैंक उतने पैसा नहीं दे पाएंगे भाई, है ना। वो खुद के पास जो पर्सनल रखना पड़ेगा, मतलब जो SLR है, बैंक के पास जो पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसको बोलते हैं CRR। अगर दोनों को बढ़ा दिया तो जो पैसा सप्लाई कर सकते हैं लोगों को वो कम हो जाएगा, तो एक तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। बट हमसे पूछा गया फिस्कल मेजर, ये एक मॉनेटरी मेजर है ना। इम्प्लीमेंटिंग रेट राशनिंग बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हमारे पास मॉनेटरी मेजर है। डिक्रीजिंग टैक्स रेट, भाई टैक्स रेट को कम कर देने से हमारे पास इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, उल्टी इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकता है। डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है, जब गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो कम हो जाएगा, तो एक प्रकार से, बिकॉज फिस्कल मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट साइड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या कर सकती है हमारे पास इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसको कम कर सकती है, जिससे लोगों के पास पैसा नहीं आ पाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो इन्फ्लेशन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड आर फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम है, तो यूरिया सब्सिडी स्कीम इज अ फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम, बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम इज अ फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोजेक्ट फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी पेमेंट, ये भी एक तरह से हमारे पास फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम के अंदर आता है। बट वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो है ये फर्टिलाइजर सप्लाई की बात होती है यहाँ पे, नॉट सब्सिडी, इट टॉक्स अबाउट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हम मतलब फर्टिलाइजर की सप्लाई होगी भाई हर आदमी को, है ना, हर फार्मर को, इसकी बात होता है वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स, है, इसमें कोई भी सब्सिडी की बात नहीं होती, तो करेक्ट हो जाएगा C, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। ठीक है ना, फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम मतलब आप क्या समझते हो भाई? फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम मतलब क्या समझते हो, ये हमसे पूछा गया है। तो फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर बैंक मस्ट होल्ड 100% ऑफ देयर लाइबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। मतलब जो लाइबिलिटीज है, सपोज करो आपने 100 रुपये जमा किए बैंक को, उस बैंक को 100 रुपये को कैश के फॉर्म में ही रखे रहेगा, वो बैंक किसी को देगा नहीं, और जब भी आपने मांगा उसको वापस देना पड़ेगा। सो गारंटिंग डिपॉजिट सेफ्टी, इट इज़ व्हाट वी कॉल फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। नहीं तो जनरली बैंक क्या करते हैं, उस कैश को या फिर लोन की फॉर्म में दे देते हैं किसी को, या फिर उस कैश को सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रख लेते हैं। सो ये नहीं करेंगे, कैश को 100% कैश के फॉर्म में रखेंगे, और जब हम मांगेंगे उसको दे देंगे। इसको बोलते हैं 100% रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। एक और चीज ऐड कर दूं भाई, यहाँ पे मैंने ऊपर में नहीं लिखा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस ये टॉपिक्स की तो बात कर दी, यहाँ पे साथ ही साथ हम अक्टूबर के करंट अफेयर, अक्टूबर सितंबर पिछले से बात कर ली, अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन 15 है, विद रेफरेंस टू द फास्ट रेडियो बर्स्ट, हमको बात किसकी करनी है, फास्ट रेडियो बर्स्ट की बात करनी है, विच इज सीन इन द न्यूज़। कब देखने को मिला न्यूज़ में, करंट अफेयर 2023 के अक्टूबर में देखने को मिला, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फास्ट रेडियो बर्स्ट आर इंटेंस बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच लास्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। नो, ये थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड है ना, एक सेकेंड के 1000 भाग में रहते हैं भाई, इट फॉर सेकेंड्स नॉट फॉर ईयर्स। ठीक है, NFRBs अकर रेयरली इन यूनिवर्स, नहीं ये होते रहते हैं भाई, ये स्पॉन्टेनियसली, है ना, ये होते रहते हैं।
सो इट अकर्ड फ्रीक्वेंटली। करेक्ट हमसे पूछा गया, कोई सा भी करेक्ट नहीं है, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग्स, ठीक है। विच ऑफ द अबव मेंशन फैक्टर कैन कंसिडर्ड एज अ चैलेंज टू इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो चैलेंजेस के तौर पे काम कर सकते हैं इंडियाज के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स विथ रिलेवेंट टेक्निकल ट्रेनिंग, बिल्कुल सही बात है, इसकी कमी है भाई स्किल्ड वर्कफोर्स की। एंड हाई कॉर्पोरेट टैक्स भी हमारे पास चैलेंज है। हाई लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी प्रोसीजर्स, यस। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड अ ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट, ये तो एक तरह से फायदा है भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर सेक्टर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री, ना भाई हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन ये एक चैलेंज नहीं, एक फ़ायदा है, बेनिफिट है। इनसफिशिएंट एक्सेस टू रिलायबल एंड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, ये भी चैलेंज है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 6, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ई कुबेर द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है ई कुबेर का, नॉट अ फंक्शन, ये हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। एनेबलिंग रियल टाइम ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक एंड द आरबीआई, यस इट इज अ फंक्शन। फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शन एंड सेटलमेंट, प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एक्सेस टू अनदर अकाउंट इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल कस्टमर, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, बट ये एक फंक्शन नहीं है भाई। ऑनलाइन एक्सेस तो हमारे पास जो नॉर्मल बैंक, कमर्शियल बैंक हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कि तो ये हमारे पास आंसर जाएगा नॉट अ फंक्शन एंड इट मैनेज द एसएलआर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक, ये सही है भाई। ई कुबेर जो है एसएलआर रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया के अंदर, उसके बारे में इनकरेक्ट पूछा गया है। इट एम्प्लॉयज अ सिग्निफिकेंट मोर वर्कफोर्स देन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। डिस्पाइट कंट्रीब्यूटिंग हाफ ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, भाई जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके मुकाबले ये हाफ कंट्रीब्यूट करता है, सब बोल रहे हैं क्या। सपोज ऑर्गेनाइज सेक्टर 100 कंट्रीब्यूट करिए तो ये 50 कंट्रीब्यूट करता है क्या, ना, ये जो है अराउंड 40 से 50% कंट्रीब्यूट करता है, नॉट मोर देन 50%। दिस इज इनकरेक्ट यार। इट फेसेस चैलेंजेस लाइक लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, प्रॉपर वेजेस एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, यस बिल्कुल सही बात है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। इट encompasses वेरियस सेक्टर्स लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल शॉप्स एंड होम बेस्ड बिजनेसेस, बिल्कुल सही बात है। इट ऑफन ऑपरेट आउटसाइड द फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड लैक एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस, ये भी सही बात है यार। हमसे इनकट पूछा गया, इनकट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, टर्म्स दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टेगनेंट इन्फ्लेशन, मतलब इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होगा। इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हाई होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो ग्रोथ नहीं होगा। ओके, सो राइज इन द प्राइस ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स, डिक्लाइन इन द जीडीपी एंड रिलेटिव हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है। बास्केट ऑफ द गुड्स का प्राइस ज़्यादा है मतलब इन्फ्लेशन है, डिक्लाइन हो रहा है मतलब ग्रोथ कम है, और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। डिसइन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिकम नेगेटिव, ना भाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन नेगेटिव होता है तो उसको डिसइन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज पॉजिटिव बट इट इज डिक्रीजिंग। ओके, स्क्यूफ्लेशन, इन्फ्लेशन इज रिटर्निंग आफ्टर स्पेल ऑफ डिफ्लेशन एंड सो ग्रोथ इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो है इसको रिफ्लेशन बोलते हैं, नॉट स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन में क्या होता है, सम सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलता है, सम सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलता है, मतलब सम सेक्टर्स में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है एंड सम में कांस्टेंट रहते हैं प्राइस, उसको स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्पेसिफिक साउंड और सिग्नल, इनमें से किसके पास एबिलिटी है कि साउंड सिग्नल के पास या फिर दूर जा पाए। तो क्रिकेट के पास है, फ्रॉग के पास भी है, टोड के पास भी है, मौत के पास है, तो ये जो है किसी भी स्पेसिफिक साउंड सोर्स के पास या फिर दूर जा सकते हैं, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 21 क्या है, विद रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी की बात करनी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट मेजर द चेंज इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड,
ये वैल्यू को चेंज है ना, वैल्यू का चेंज को मेजर नहीं करता भाई। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो वॉल्यूम के चेंज को मेजर करता है, नॉट वैल्यू। सो दिस इज इनकरेक्ट। It is published by the Reserve Bank of India with the current base year of 2011-12. Base year तो सही है, but it is not published by the Reserve Bank of India. It is published by the National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Petroleum refined production has been given the highest weightage out of the 8 core industries. बिल्कुल सही बात है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 core इंडस्ट्रीज है भाई, जो कि 40% ऑफ द वेटेज कवर करते हैं। इसमें हमारे पास ट्रिक क्या है, रेस्को, NCF, ठीक है। रेस्को में हमारे पास R है रिफाइनरी, E से इलेक्ट्रिसिटी, S से स्टील, C से कोल, फिर नेचुरल गैस, फिर क्रूड ऑयल एंड लास्ट में फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे रिफाइनरी का मैक्सिमम वेटेज है, यहाँ पे डिक्रीजिंग वेटेज के बात है। सो हाईएस्ट वेटेज किसकी है भाई, यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्शन का। बिल्कुल सही बात है। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ दिस आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बजट। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछा गया है। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है भाई, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एसेट फॉर्मेशन एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लाइबिलिटीज के साथ जो रिलेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो प्रोविडेंट फंड है जो हमारे पास एक तरह से हमको फायदा देता है, तो प्रोविडेंट फंड इज ए पार्ट ऑफ, बिकॉज इट इज एन एसेट फॉर अस, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट रिसिप्ट जो है ना, इंटरेस्ट जो हमको मिलते हैं उस प्रकार से रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है ये। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज हम तो दे रहे हैं, वो एक तरह से वन वे है, वन वे। ठीक है, वन वे मतलब रिवेन्यू। ठीक है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया है ना। लोन्स टू द फॉरेन गवर्नमेंट, जो फॉरेन गवर्नमेंट से लोन्स जो हम लेते हैं, लोन्स जो हम देते हैं, वो एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया भाई। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। डिसइन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, एक तरह से हमारे पास जो एसेट है उसको हम बेच रहे हैं, तो इसलिए भी कहाँ पे कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। तो हमसे कैपिटल अकाउंट का पार्ट कौन कौन से हैं भाई, 1 ओनली 3, 1 एंड 4 एंड 5। क्वेश्चन 22 है, विद रेफरेंस टू द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है भाई, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करनी है। क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हमसे पूछा गया है। द इंटरक्रॉपिंग अलाउस अचीवमेंट ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी बिसाइड स्टेबिलिटी इन द प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। इंटरक्रॉपिंग से क्या होता है भाई, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी आता है। इंटरक्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली विदाउट अ डेफिनाइट रो पैटर्न। गलत बात है भाई, डेफिनाइट रो पैटर्न नहीं होता बोल रहा है। इंटरक्रॉपिंग में डेफिनाइट रो पैटर्न होता है, डेफिनाइट रो पैटर्न होता है इसमें। ठीक है, तो डेफिनाइट रो पैटर्न है, कहां पे नहीं होता, कहां पे नहीं होता भाई डेफिनाइट रो पैटर्न, है ना, वो हमारे पास मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक्स। हमको बात किसकी करनी है, कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करनी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इम्पोज फाइन्स ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंस। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फाइन्स दे सकती है क्या, अगर वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को नहीं फॉलो करें, तो बिल्कुल सही बात है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर अलाउड टू लेंड मनी ओनली फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। ना पहले सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पैसा दे सकते थे, बट अब जो है किसी भी पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर दोनों के लिए दे सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 है, द टर्म वखनाक। वखनाक क्या है भाई, है ना, ये वखनाक जो है एक वेपन है दैट इज यूज्ड इन मेडिवल इंडिया। ये शेर के दांत जैसे ऐसे यहाँ पे एक वेपन है जो कि जनरली कौन इस्तेमाल करता था, छत्रपति शिवाजी, है ना। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ये अक्टूबर 2023 का हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, बिकॉज जो शिवाजी महाराज थे, है ना, वो ये जो था ये म्यूजियम में था भाई लंदन के, वहाँ से इसको वापस से महाराष्ट्र गवर्नमेंट बुला रही है, खरीद के ले आ रही है, फिर ले रही है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। वखनक, नक मतलब होते हैं ये नील्स। ठीक है, सो नील्स में हमारे पास एक शेर के पंजे के फॉर्म में ऐसा था, तो ये एक तरह से एक वेपन था। ठीक है, क्वेश्चन 26 देखते हैं। क्वेश्चन 26 क्या है, विद रेफरेंस टू द रीजनल रूरल बैंक्स। हमको बात करनी है आरआरबीज की, रीजनल रूरल बैंक्स की।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरआरबीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नचिकेत मोर कमिटी। नो, जो आरआरबीज थे दे आर कब बनाए गए थे भाई? आरआरबीज जो थे वो नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन बनाए गए थे। ओके, आरआरबीज हैव टू प्रोवाइड 75% ऑफ टोटल क्रेडिट अंडर दी पब्लिक सेंट्रल लेंडिंग। बिल्कुल सही बात है, 75% के जो पैसे हैं उसको पीएसएल के फॉर्म में देना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जहाँ पे ग्रोथ की जरूरत होती है वहाँ पे देना पड़ता है इनको। हाईएस्ट इक्विटी ऑफ आरआरबी आर हेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉलोड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज हाईएस्ट शेयर जो है वो सेंटर के पास है, दैट इज 50% के अराउंड। उसके बाद हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के पास है, ओके, एंड उसके बाद सबसे कम है अराउंड 30% टू द स्टेट सेक्टर, ठीक है ना। मतलब जो स्पॉन्सर बैंक है यहाँ पे सेंटर के बाद स्पॉन्सर बैंक के अराउंड 20% है, सॉरी 30%, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सो करेक्ट हमसे पूछा गया कट जाएगा ओनली 1A। 27 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इम्पैक्ट एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट डॉलर। ओके, enhancement, reduction in the import coverage ratio, enhancement of the sovereign credit rating, orderly absorption of capital flow in India. How many of the impact given above occur most likely due to rising forex reserve with the Reserve Bank of India? जब इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो जब बढ़ेंगे तो क्या क्या होगा भाई? एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी होगा। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज डिमांड इंडिया का बढ़ेगा तभी तो जाकर हमारे पास इंडियन रुपी का डिमांड बढ़ेगा यार। एंड रिडक्शन इन द इम्पोर्ट कवरेज रेशियो, नो, हमारे पास इंक्रीज देखने को मिलेगा इम्पोर्ट कवरेज रेशियो में, बिकॉज हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा है। एनहांसमेंट ऑफ द सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑर्डरली एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैपिटल फ्लो इन इंडिया, जो कैपिटल फ्लो है जो पैसा में आ रहा है उसका आसानी से हम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। करेक्ट हो जाएगा सी, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद रेफरेंस टू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। हमको बात किसकी करनी है? स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग, बोथ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन प्रोवाइड क्रेडिट असिस्टेंस टू देयर कस्टमर। याद रखना भाई, जो पेमेंट बैंक्स होते हैं दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स, सो ये इनकैट हो जाएगा। एनबीएफसीज में हमने देखा कि एनबीएफसीज जो है वो लोन्स नहीं प्रोवाइड कर सकते है ना, वो डिमांड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकते ना। जो एनबीएफसीज होते हैं दे कैन ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, एंड पेमेंट बैंक्स में क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट ही यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट। बोथ पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्सेप्ट रिकरिंग एंड फिक्स डिपॉजिट, वाइल डिमांड डिपॉजिट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाई स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो भाई, जो रिकरिंग या फिर फिक्स डिपॉजिट है ना, वो पेमेंट बैंक्स में नहीं देखने को मिल सकता। ओनली डिमांड डिपॉजिट है, मतलब डिमांड डिपॉजिट मतलब आपकी डिमांड में उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास पैसा जमा किया, मैं कभी उसको निकाल सकता हूँ, वो क्या है? डिमांड डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट में आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक रखना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे निकाल सकते हो। तो एनबीएफसी के अंदर टाइम डिपॉजिट ही इस्तेमाल किया जा सकता है और पेमेंट बैंक्स के अंदर डिमांड डिपॉजिट ही इस्तेमाल किया जा सकता है। बोथ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जगह ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट डायरेक्टली लीड टू एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, है ना। इंक्रीज इन द मनी सप्लाई किसमें डायरेक्टली नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया है, नॉट डायरेक्टली। द सेंट्रल बैंक परचेज गवर्नमेंट बॉन्ड इन एन ओपन मार्केट ऑपरेशन। सपोज करो सेंट्रल बैंक है ये, इसने क्या कर दिया, बॉन्ड को बेच दिया, किसी आदमी को दे दिया, है ना, मतलब परचेस कर लिया ना, बॉन्ड को परचेस कर लिया, मतलब बॉन्ड यहाँ से इधर जाएगा, पैसा यहाँ से इधर जाएगा। तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कमर्शियल बैंक एक्सटेंड न्यू लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, बिल्कुल सही बात है। नए लोन्स जब देंगे कमर्शियल बैंक तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो मनी सप्लाई तो बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द टर्म डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक, जो टर्म डिपॉजिट है उसको बढ़ा दिया गया। रुकते हैं थोड़ा सा,
फॉरेन सेंट्रल बैंक परचेस इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। जब फॉरेन सेंट्रल बैंक इंडियन बॉन्ड को परचेस कर लेगा तो एक प्रकार से मनी तो जाएगा सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट से इंडिया के पास जाएगा, सो इससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगा। बट अगर टर्म डिपॉजिट मतलब आप ज़्यादा समय तक बैंकों में पैसा रखोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा बैंक ने बोलना चालू कर दिया, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा रखेंगे बैंकों के पास, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो डज नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई, ये डिक्रीज कर देगा मनी सप्लाई को। तो ये इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स दिए हैं और उनको रिवर के साथ जोड़ना है। जमरानी डैम जो है गोला रिवर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। तेहरी डैम बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए भाई, हाईएस्ट डैम है हमारे पास भागीरथी नदी के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। नीमू बसगो डैम इज इन इंडस रिवर एंड नॉट इन झेलम, ठीक है। नीमू बसगो डैम जो था न्यूज़ में था भाई, ये करंट अफेयर 2023 की अक्टूबर कवर कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है। उरी डैम तो ये कहाँ पे है, झेलम नदी में है, उरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो करेक्टली मैच हो जाएंगे, ओनली 2 आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स। लोन टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, repayment of loans to the World Bank taken for infrastructure development, subsidies given to food and fertilizers, construction of new parliament building. How many of these are the part of the capital expenditure of the government of India? इनमें से हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर का कौन कौन सा पार्ट है? तो याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या समझना, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द एसेट और डिक्रीज इन द लाइबिलिटीज, या फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। एसेट या लाइबिलिटी के साथ कोई भी चीज़ एसोसिएटेड है, पूंजी या फिर उधारी के साथ कोई भी चीज़ एसोसिएटेड है, तो वो क्या होगा, कैपिटल के अंदर आएगा। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे खर्चा होना चाहिए। तो लोन टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलावरम डैम, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट में एक डैम बनेगा, डैम इज एन एसेट, और इसमें हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू द वर्ल्ड बैंक टेकन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीपेमेंट ऑफ द लोन्स मतलब हमारे पास एक लायबिलिटी थी, हमारी एक जिम्मेदारी थी कि हम पैसा को वापस करें, तो हम वही तो कर रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सब्सिडीज जो है एक प्रकार से वन वे होते हैं, तो दिस आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज जो होते हैं वन वे होते हैं, एंड दिस आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सब्सिडीज, सो इट इज इनकरेक्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरह से वो हमारे लिए एसेट ही तो है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, आंसर हो जाएगा सी, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, विथ रेफरेंस टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, हमको बात किसकी करनी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में इनकरेक्ट पूछा है। इट नॉट ओनली इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बट ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है यार, कम एरिया में ज़्यादा उगा पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास क्या एडवांस सीड्स हैं। इट इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इवेंचुअली हार्मिंग द इन्वायरमेंट, ये भी सही बात है। इट बेनिफिटेड ओनली लार्ज वेल्दी फार्मर्स लिविंग स्मॉल फार्मर्स स्ट्रगलिंग, बिल्कुल सही बात है एक प्रकार से, बिकॉज बड़े बड़े किसान लोग तो ही क्या कर पाएंगे, मशीनरी ले पाएंगे एडवांस, एंड जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि जो सीड्स हैं, जो कि महंगे सीड्स होते हैं, है ना, हाइब्रिड सीड्स उनको ले पाएंगे। इट सोली रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नो भाई यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, नॉट बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमको बात करनी है इनकरेक्ट की, किसके बारे में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जिसको हम एक तरह से और एक नाम से और जानते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं हम इसको, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था भाई। द पॉलिसी एम टू रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड प्रमोट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। It abolished industrial licensing for most industries except for few reserved sectors like defense and atomic energy, बिल्कुल सही बात है यार। The policy allowed automatic foreign direct investment up to 51% in most sector, increasing the foreign investment opportunities, ये भी सही है। एंड इंट्रोड्यूस न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसीज, याद रखना भाई ये पब्लिक सेक्टर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस नहीं किया था। एक्सपांडिंग द रोल ऑफ स्टेट और एंटरप्राइजेस एंड की इंडस्ट्रीज, नो, जो स्टेट और एंटरप्राइजेस थे, है ना, हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन किया ना, प्राइवेटाइज की तरफ जा रहे हैं, नॉट हम स्टेट और एंटरप्राइजेस की तरफ जा रहे हैं, सो ये इनकरेक्ट है। हमने जो स्टेट कंट्रोल था इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के अंदर उसको कम करने की बात की ना, नॉट बढ़ाने की बात। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग बैंक्स, ऑल कमर्शियल बैंक्स, ब्रांचेस ऑफ द फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक्स, ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स। हाउ मेनी ऑफ दिस बैंक्स आर कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस
स्कीम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंदर सारे के सारे बैंक्स आते हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, लोकल एरिया बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, पेमेंट बैंक्स आते हैं। क्या फॉरेन बैंक्स के जो इंडिया के अंदर ब्रांचेस हैं वो इसके अंदर आएंगे भाई? नहीं आएंगे यार। तो करेक्ट हमसे पूछा गया कट जाएगा ऑल 4। ऐसा लोग फर्स्ट इंस्टेंट में सोचेंगे, बट देखो भाई फॉरेन ब्रांचेस जो कि इंडिया के अंदर हैं वो भी यहाँ पे किसके अंदर आते हैं? डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमआरएनए। हमको बात करनी है एमआरएनए की, जो कि करंट अफेयर में था भाई अक्टूबर 2023 में, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है, ये डीएनए से राइबोसोम तक का ले जाता है भाई, इन्फॉर्मेशन ले जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर में, राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में है। इट इज मोडिफाइड इन द न्यूक्लियस विद द टेल एंड कैपिंग। यस, इसमें एमआरएनए के अंदर टेलिंग होती है, कैपिंग होती है, जिससे वो स्टेबिलिटी बन जाती है एंड इसको रिकॉग्नाइज कर पाता है राइबोसोम। इट कैन बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड इन द लेबोरेटरीज फॉर द यूज इन मेडिकल थेरेपीज। इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया था, इसीलिए करंट अफेयर में था, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा सी ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग। राइज इन द फूड प्राइस, low rate of unemployment in the economy, rise in the government expenditure, rise in the repo rate by the Reserve Bank of India. How many of the situation given above are the major cause of demand pull inflation? ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है भाई, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के हमको पूछा गया है मेजर कॉज। तो भाई अगर प्राइस बढ़ा फूड कॉस्ट का तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, नॉट डिमांड पुल। अगर लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इन द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट कम है मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। जब पैसा ज़्यादा है तो क्या करेंगे? डिमांड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। राइज इन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोगों के पास जब पैसा आ जाएगा तो डिमांड करेंगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। जब रेपो रेट, जब आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को जब बढ़ा देगी तो क्या होगा भाई? जो हमारे पास आरबीआई है, सपोज कर इसने आरबीआई क्या, रेपो रेट होता क्या है भाई? पहले तो ये बताओ, जो बैंक हैं जिस दर पे आरबीआई से पैसा लेते हैं, बैंक जिस दर पे आरबीआई से पैसा लेते हैं उसको देते हैं रेपो रेट, है ना। और ये दर इसने बढ़ा दिया, इस रेट को बढ़ा दिया, तो जब ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा बैंकों को पैसा लेना, तो क्या बैंक उतना पैसा लेंगे? नहीं लेंगे। जब बैंक पैसा नहीं लेंगे तो क्या पैसा देंगे? नहीं देंगे। जब पैसा नहीं देंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा? जब लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो खर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डिमांड होगा क्या? नहीं होगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगा भाई। जब रेपो रेट बढ़ाएंगे तो रेपो रेट कम करने से क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। तो 4th इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट जगह कस, करेक्ट कस क्या हो जाएगा? बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट। हमसे पूछा गया जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी है, उसको जब बेनिफिट क्या है, इसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो सब बेनिफिट क्या नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा, बिल्कुल सही बात है यार। ज़्यादा चीज़ें जो है फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ेंगी, इंटरनेट से जुड़ेंगी। एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। तुरंत मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रकार से ज़्यादा अंदर तक जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आपको कैश बढ़ाना रहेगा, सब चीज़ डिजिटल है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। प्रमोटिंग डिसइंटरमीडिएशन ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, डिसइंटरमीडिएशन को ये प्रमोट करेगा कि कम करेगा भाई? कम करेगा, इसको प्रमोट नहीं करेगा। बिकॉज आप समझना, डिसइंटरमीडिएशन मतलब सकते हैं इंटरमीडिएशन, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक से यहाँ पे इंटरमीडिएट्स कैसे काम करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। सो ये प्रमोटिंग बोल रहा है तो गलत बोल रहा है यार, है ना। ये फोस्टर करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। बट ये बोल रहा है कि डिसइंटरमीडिएशन होगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, वो नहीं है भाई, वो गलत है यार। इट इज़ नॉट अ बेनिफिट। मतलब ये होगा ना, समझ रहे? प्रोमोट सही बोल, डिसइंटरमीडिएशन होगा बट वो उसका बेनिफिट नहीं, एक तरह से नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मैंने बोला था भाई एनबीएफसी के बारे में 2 चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए, ये चेक इशू नहीं कर सकते, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम डिपॉजिट ही लिया जा सकता है। एनबीएफसीज आर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड प्राइमरी एंगेज इन बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। देखो भाई एनबीएफसी जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंदर। एनबीएफसीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अंडर द आरबीआई, नो दे आर पार्ट। ऑल एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। हमसे इनकट पूछा गया, इनकट जाएगा ओनली 2। देखो भाई यहाँ पे ये करेक्शन है
कि ये इन कट हमसे पूछा गया, तो इन कट में हमारे पास क्या है, सही बोला कि एनबीएफसी आर नॉट द पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सही बात है यार। एंड ऑल एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गलत बात है, बिकॉज कुछ एनबीएफसीज इनको ये रजिस्टर नहीं करते, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज हो गए, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हो गए, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए ना। स्टॉक एक्सचेंजेस आर नथिंग बट टाइप ऑफ एनबीएफसीज, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज हो गए है ना, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज हो गए, मर्चेंट है ना, ये हो गया हाउसिंग, हमारे पास हाउसिंग कंपनीज हो गए, हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज हो गया। ये हमारे पास क्या नहीं करते भाई, ये रेगुलेट नहीं करते किसको, मतलब ये जो है रिजर्व बैंक इनको रेगुलेट नहीं करता, ठीक है। तो सेकंड थर्ड भी इनकट है, तो हमसे इनकट पूछा तो इनकट तो 2 ही होगा। तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन में ना ऑल इज गलत, बिकॉज मैक्सिमम एंड मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज को आरबीआई रेगुलेट करती है, बट स्टॉक एक्सचेंजेस को ये रेगुलेट नहीं करती, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज को है ना, नॉट ऑल। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हमको बात करनी है जो इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ था 2022-23 के अंदर, उसकी जूट एंड मिस्टा प्रोडक्शन वाज द हाईएस्ट इन द लास्ट 5 ईयर। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा आसान होते हैं, बट 99% में जो तरीका बता रहा हूँ वो काम कर जाएगा, बस 1% में नहीं काम आएगा जहाँ पर आपकी किस्मत खराब होगी। देखो जूट एंड मिस्टा प्रोडक्शन वॉज द हाईएस्ट इन द लास्ट 5 ईयर, ऐसा कोई होता नहीं कि लास्ट 5 ईयर में हाईएस्ट हो, तो मान के चलो बिना डाटा करे भी आप उस सही कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज द नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट ग्लोबली, नो, अभी भी चाइना ही है भाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कोर सीरियल प्रोडक्शन विटनेस अ डिक्लाइन एज कंपेयर टू द लास्ट एग्रीकल्चर ईयर, इसको तो पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस बढ़ा है घटा है पता होना चाहिए, ठीक है। सो जनरली प्रोडक्शन बढ़ा है इसीलिए न्यूज़ में रहता है, ठीक है ना, कम होने से कोई न्यूज़ में नहीं रहता, इस चीज़ों को याद रखना। कोर सीरियल प्रोडक्शन विटनेस डिक्लाइन, नो भाई इसका भी बढ़ा है, प्रोडक्शन के समय के साथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हमारे पास चीज़ें कैसी कम होने वाली, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया कट जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। हमको बात करनी है सीटीबीटी की, है ना, सीटीबीटी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की। इट प्रोहिबिट ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस, बिल्कुल सही बात है, सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन को ये बैन करता है। इट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय ऑल मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ना भाई ना, सब ने रेटिफाइड नहीं किया, इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, पाकिस्तान रेटिफाइड नहीं किया जो कि इंडिया यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, इजिप्ट ने रेटिफाइड नहीं किया जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, चाइना ने रेटिफाइड नहीं किया जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। सो इट इज इनकरेक्ट, ऑल बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। इट हैज़ प्रोविजन फॉर वेरिफिकेशन थ्रू ऑन साइट इंस्पेक्शन टू इंश्योर कंप्लायंस, बिल्कुल सही बात है, इसमें प्रोविजन है कि अगर आपने साइन कर लिया और आपको कोई भी आपके पर्टिकुलर जगह को जाकर चेक कर सकता है कि आपने कंप्लायंस है कि नहीं आपका, ये देखने के लिए, तो ये सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, कर जाएगा बी ओनली 2। क्वेश्चन 41 देखते हैं, क्वेश्चन 41 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस, हाउ मेनी द फंक्शंस गिवन आर परफॉर्म बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन से इसमें से फंक्शंस हमसे पूछे गए हैं। रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही बात है यार, ऑल नहीं बट कुछ। मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, ये भी सही है। फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, बिल्कुल सही बात है यार। रेगुलेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उसको कौन देखता है, सेबी देखता है यार। परफॉर्म बैंकिंग फंक्शन फॉर द सेंट्रल बैंक ऑफ द स्टेट, सेंट्रल बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात, करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 4। क्वेश्चन 42 है, विच द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज। ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज जो कि न्यूज़ में था अक्टूबर 2023 में, तो उसके बारे में हमसे पूछा गया है। कंपनीज हैव increased debt level while banks are burdened with high liquidity due to excess deposit. No, it is not twin balance sheet. Twin balance sheet मतलब both the government or both companies and bank have strengthened their balance sheet leading to improved credit availability and economic growth. Now, government and corporate spending have increased significantly leading to inflation concern and pressure on the rupee. ये है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ऐसा लोगों को लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ट्विन बैलेंस शीट में क्या होता है, बोथ कंपनीज एंड बैंक हैव स्ट्रेंथन देयर बैलेंस शीट, है ना, मतलब जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम नहीं बोला, ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज बोला है, ठीक है।
ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज का मतलब क्या है, कंपनीज एंड बैंक दोनों जब स्ट्रेंथन करते हैं उनके बैलेंस शीट को, जिससे क्या होता है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया हैज सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एक्सीडिंग 5 मिलियन किलोमीटर इन लेंथ। The length of the state highway is more than the length of the national highway in India. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है भाई, इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। लार्जेस्ट रोड नेटवर्क कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। द लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवे इज मोर देन द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे, बिल्कुल सही बात है। द एवरेज नंबर ऑफ किलोमीटर्स ऑफ द नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड पर डे हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज। याद देखो ये जो टर्म है ना कंसिस्टेंटली इंक्रीज वाला, इकोनॉमी में बहुत कम बार होता है, ठीक है, तो कभी बढ़ा है कभी घटा है, हमेशा नहीं कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव टू इम्प्रूव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द भारतमाला परियोजना, सागरमाला प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 3, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सर्व एज ए लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है, तो जितना प्रोड्यूस करोगे उसी कंज्यूम करोगे यार। And producer price index measure the average change in the price of a producer receive for his goods and services sold, बिल्कुल सही बात है, दोनों दूसरे के साथ करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हैबिटेट राइट्स। हमको बात किसकी करनी है, हैबिटेट राइट्स की बात करनी है। हैबिटेट राइट्स आर गिवन टू ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। नो, हैबिटेट राइट्स सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को ही दिए गए हैं, पीवीटीजीज को ही दिए गए हैं अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड नॉट ओटीएफडी। भरिया ट्राइब इन मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट एवर ट्राइब टू गेट हैबिटेट राइट, बिल्कुल सही बात है, जो कि पीवीटीजीज के अंदर आता है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली। क्वेश्चन 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करनी है, एमएसएमई की बात करनी है अपने को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करनी है। The share of MSME gross value added in all India gross domestic product has increased in 2021-22 as compared to 2019-20, बिल्कुल सही बात है। जो MSME का जो कंट्रीब्यूशन है GVO बढ़ा है यार। The government classifies MSME on the based on investment based on their investment in plant and machinery with micro small and medium enterprises defined by specific investment limit, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर की बात करें तो हमारे पास मीडियम हो गया, माइक्रो हो गया, है ना, माइक्रो स्मॉल, एक माइक्रो स्मॉल है मीडियम में, तो इन्वेस्टमेंट 1-5, इसके बाद 5-10, इसके बाद 5-50, फिर 50-250, ये है हमारे पास। माइक्रो एंटरप्राइजेस अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइड मोर देन 90% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अमाउंट एमएसएमईज, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक मुद्रा लोन्स एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स एम टू सपोर्ट एंड एम्पावर एमएसएमई, करेक्ट पूछा गया भाई, करेक्ट चारों है, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। 46 का आंसर क्या है भाई, 46 का आंसर है डी। ऐसा लगेगा बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो शेयर है भाई, है ना, हमारे पास एमएसएमई का, है ना, वो इंक्रीज हुआ है ऐसा लगेगा, बट हैज़ नॉट बीन इंक्रीज, है ना, वो डिक्रीज हुआ है यार। ओके, सो करेक्ट इज सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, a sick unit is one which is unable to support itself through the operation of internal resource. How many of the following factor could be the possible cause of industrial sickness? ठीक है, इंडस्ट्रियल सिकनेस मतलब जो कि अपने आप को ऑपरेशन से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं। तो क्या है भाई कारण इंडस्ट्रियल सिकनेस का? शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लाई, बिल्कुल सही बात है। सडन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, ये भी है भाई। प्रोलॉन्ग लेबर स्ट्राइक, यस। एंटरप्रेन्योरशिप इनकम्पिटेंस, तो दिस आर ऑल द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, आंसर हो जाएगा डी, ऑल 4। 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर? हमसे करेक्ट पूछा गया है किसके बारे में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में। इंडिया प्रोसेसेस द हाईएस्ट शेयर ऑफ इट्स एग्रीकल्चर आउटपुट कंपेयर टू अदर मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल सही बात है यार। भाई
सही बात नहीं है। इंडिया प्रोसेस दी हाईएस्ट शेयर ऑफ इट्स एग्रीकल्चर आउटपुट कंपेयर टू अदर मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। ना, इंडिया में इतना टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई? मेजोरिटी सेक्टर कंप्राइजेस लार्ज फॉरेन ओन कंपरेशंस, नो। द मेगा पार्क और मेगा फूड पार्क इनिशिएटिव फोकस ऑन प्रमोटिंग फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, ये सही है भाई। एंड फूड प्रोसेसिंग कंट्रीब्यूट टू द लार्जेस्ट शेयर टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गलत बात है यार। क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर लाइकली गोइंग टू अफेक्ट द रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट को कौन कौन से अफेक्ट करेंगे? तो इंक्रीज इन द वेलफेयर स्कीम, बिल्कुल सही बात है। वेलफेयर स्कीम में रिवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट आता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो हमारे पास अफेक्ट करेगा रिवेन्यू डेफिसिट को। इन्फ्लेशन भी अफेक्ट करेगा रिवेन्यू डेफिसिट को। डिसइन्वेस्टमेंट जो है एक तरह से कैपिटल के अंदर आ रहा है तो ये अफेक्ट नहीं करेगा भाई। इंक्रीजिंग डीएनएस अलाउंसेस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये अफेक्ट करेगा। एंड बिल्डिंग हाईवे इन दी बॉर्डर एरियाज, एक तरह से ये कैपिटल का पार्ट है तो ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अफेक्ट करने वाले बी हो जाएगा भाई, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद रेफरेंस टू द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ये करंट अफेयर्स में था भाई। नहीं तो आप सोचोगे इकोनॉमी में पॉलिटी वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो करंट अफेयर 2023 में अक्टूबर के ये न्यूज़ में था। तो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, when a recognized political party splits, the Supreme Court of India takes the decision to assign the symbol, not the Supreme Court of India, the Election Commission of India. Only recognized national and state party are eligible for reserved symbols, बिल्कुल सही बात है। कोई कमल का इस्तेमाल कर नहीं सकता बिकॉज वो रिजर्व्ड है, ये नेशनल पार्टी है इसीलिए। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। तो ये 150 तक के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट 51 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में। तो ये पार्ट 1 हो गया।